डू यू नो कि ऑस्ट्रेलिया में आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट केवल ब्रिक्स यानी ईंटों से शुरू कर सकते हैं। यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ब्रिकएक्स रियल प्रॉपर्टी खरीद कर उसे 10,000 ब्रिक्स में डिवाइड कर देती है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए केवल एक ब्रिक यानी प्रॉपर्टी प्राइस के 1/10,000 में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट को फ्रैक्शनल ओनरशिप कहा जाता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप रिसेंटली आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू काफी ज्यादा चर्चे में भी थे, बट मोर ऑन दैट लेटर। फ्रैक्शनल ओनरशिप जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में भी इसका काफी अच्छा स्कोप हो सकता है। स्ट्राटा, प्रॉपर्टी शेयर और ब्रिकेट जैसी कुछ कंपनीज हैं जो फ्रैक्शनल ओनरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। इस कॉन्सेप्ट का आसान शब्दों में मतलब है वन प्रॉपर्टी विद मेनी ओनर्स। लेकिन फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये काम कैसे करती है। सो लेट्स चेक आउट हाउ एफओपीज एग्जैक्टली वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मसूरी में आपका 2 करोड़ का प्रीमियम मिला है। एफओपीज ऐसी प्रॉपर्टी को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जैसे कि इस प्रॉपर्टी के हो गए 10 हिस्से, तो एक शेयर का प्राइस हुआ 20 लाख रुपीज। तो इन प्रॉपर्टीज में आपको कोई भी को ओनर की जरूरत नहीं होती और एफओपीज के कारण रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इजी हो गए हैं। एफओपीज में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वन फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड वन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोनों कैसे अलग हैं। नंबर 1, कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो चुकी है और इमीडिएटली रेंटल इनकम को जनरेट कर सकती है। नंबर 2, कुछ प्रॉपर्टीज जो अंडर कंस्ट्रक्शन है बट आगे जाके काफी ज्यादा हाई रिटर्न्स दे सकती है। ओल्डर टाइम्स में ये प्रॉपर्टीज केवल बड़े बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ एफओपीज ये इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एवरेज टिकट साइज एफओपीज के थ्रू 25 लाख रुपीज है। नंबर 2, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू एफओपीज। अब ये वाले प्रॉपर्टीज मोस्टली कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ज्यादा आपको दिखेंगी, जैसे कि गोवा, नैनीताल, मनाली एक्सेट्रा। ये आपका सपनों का हॉलिडे होम हो सकता है जहां पे आप अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हो। चलिए अब इस ओनरशिप को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि केरला में एक सी फेसिंग हाउस है 4 करोड़ रुपए का और इस प्रॉपर्टी के 8 शेयर्स हैं, तो एक शेयर हुआ 50 लाख रुपए का। अब साल में ये प्रॉपर्टी आपके लिए कितने दिन के लिए होगी? तो आप 365 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब है 45 डेज। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को इस प्रॉपर्टी को यूज या ओन करने के लिए 45 डेज मिलेंगे। अब अलग अलग एफओपी प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट ऑफरिंग्स हो सकती है, जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स को ये प्रॉपर्टी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए अलाउड होती है, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स इसको एयरबीएनबी की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनको रेंटल इनकम भी आ सकती है। प्रॉपर्टी के ऑप्शन में रेंटल इनकम होने के चांसेस तो थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन आपको ये कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू काफी अच्छा पैसा कमाने का चांस दे सकती है। इसका एवरेज टिकट साइज 1.5 लाख से 2 लाख तक का होता है। अब आप सबके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि 7-8 लोग एक साथ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कैसे एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं? तो इसका भी एक सोल्यूशन है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एफओपीज स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज बनाती हैं जिसके अंडर पे इन प्रॉपर्टीज को खरीदा जाता है। सारे इन्वेस्टर्स इन एसपीवीज का हिस्सा भी होते हैं, इसलिए जब भी किसी इन्वेस्टर को एग्जिट लेना होता है तो वो अपनी एसपीवी को बेचकर को ओनरशिप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेबी के रेगुलेशंस की। तो अब तक प्रॉपर्टी का लेना और देना सब कुछ आरई गाइडलाइंस पे आता था और एफओपीज पर करंटली कोई भी रेगुलेशंस नहीं। लेकिन सेबी ने मई 2023 में अनाउंस किया था कि वो एफओपीज के बारे में भी कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आएंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी एफओपीज में होते हैं, तो इनके बारे में समझते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सेलिंग प्रैक्टिसेस। एफओपीज के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनमें एज सच कोई भी ऑफरिंग्स पे रेगुलेशंस नहीं होती हैं। नंबर 2, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। कोई भी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होगी इस पे भी कुछ भी रेगुलेशंस नहीं होती है। नंबर 3, डिलीजेंस ऑफ शेयर्ड मटेरियल विद इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के साथ जो भी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, इस पे भी कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज सच अभी तक नहीं हुआ है। नंबर 4, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एफओपी। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या एफओपीज आपको गुड प्रॉपर्टीज एक्चुअली में सजेस्ट कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं, और अब तक ये भी इंश्योर नहीं हुआ है कि क्या एफओपीज रिटेल इन्वेस्टर्स को एक स्मूथ एग्जिट दे सकते हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। This is why SEBI wants to put a regulatory framework on FOPs which will be solved soon. How do FOPs make money? अब FOPs के पास 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1, एक तो वो ब्रोकरेज चार्ज कर सकते हैं जब भी कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करे।
And number 2, there is also an annual maintenance fee which is charged to maintain the property. और बेसिकली ये अमाउंट प्रॉपर्टी में जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका 1% होता है।